की बात पर गोल्डन ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, बच्चे, बात यह है कि मैं अब भी साधना में जाने वाला हूं। मैंने कई हजार साल इस बच्चे के इंतजार में गुजारे हैं, इसीलिए मुझे अब गहरी नींद में जाना होगा। इसमें मुझे बहुत ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें सभी जानकारी बता दी ताकि तुम इस जानकारी का इस्तेमाल करके उस बच्चे को संभाल सको। जब गोल्डन ड्रैगन ने उनकी बात सुनी तो वे बोले, पूर्वज, आप चिंता न करें, क्योंकि मैं इस जानकारी का ध्यान रखूंगा और उस लड़के का अच्छे से मार्गदर्शन करूंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी जगह से गायब हो गए। इस वक्त देव ने अभी तक अपनी आंखें खोल ली थीं। वह खुद से बोला, आखिर ये तीनों बूढ़े गए, कहां पर हैं अभी? उसकी बात पूरी भी हुई थी कि उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज गूंजी, बच्चे, वह एक बूढ़ा तो गहरी नींद में चला गया और एक बूढ़ा तुम्हारे सामने है। जब देव ने उनकी बात सुनी तो अपना सिर खुजलाने लगा, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसके बाद बोला, मास्टर, वो मैं आप लोगों को थोड़ी बोल रहा था, मैं तो उन बाहर के बूढ़ों को बोल रहा था। आप तो ज्यादा जवान लग रहे हैं, बिल्कुल एक कमसिन कली लग रहे हो। देव की बात पर गोल्डन ड्रैगन को खांसी आ गई। उन्होंने कहा, बच्चे, समझ रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? उनकी बात पर देव ने गोल्डन ड्रैगन से कहा, मास्टर, मैंने बोला कि आप बिल्कुल कमसिन कली लग रहे हैं, बिल्कुल रैपचिक। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने अपना सिर पकड़ लिया। वह और इस बात को नहीं छेड़ना चाहते थे। पता नहीं देव उन्हें और क्या क्या बना देगा। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे, अब हमें बाहरी दुनिया में चलना चाहिए। बाहर बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। वह लड़की तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। उनकी बात पर देव को याद आया। वह बोला, सच में मास्टर, मैं उस बात को भूल गया। तभी उसकी नजर अजगर के ऊपर पड़ी, जो पूरे पहाड़ पर इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। उसने अपने आप को संभाला और उस पहाड़ के पास जल्दी से पहुंच गया। तभी उसने उस अजगर से बोला कि वह उसके पास आ जाए। उसकी बात पर अजगर देव के पास आ गया। ड्रैगन से बोला, मास्टर, मैं एक बार इसकी सवारी कर लूं, उसके बाद चलूंगा। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने हां हिला दिया। उसके बाद वह बोले, बच्चे, जो करना है जल्दी करो। जब देव ने उनकी बात सुनी तो वह बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद वह जल्दी से अजगर के ऊपर बैठ गया। बोला, चलो हम दोनों मिलकर इस दुनिया को देखते हैं। देव की बात पर अजगर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गोल्डन ड्रैगन ने कहा, यह बच्चा अभी बच्चा ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वे वहां से असुर हवेली की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ देव अजगर के साथ दूर तक निकल गया था। उसे इस बात की हैरानी थी कि इस दुनिया में सिर्फ पेड़ पौधे ही थे, बाकी के कोई भी जिंदा जानवर या पक्षी भी नहीं थे। देव ने अपने आप को संभाला। वे लोग बहुत आगे गए, पर उन्हें इस दुनिया की सीमा नहीं मिली। देव ने अपनी आंखों को बंद किया और इस दुनिया के बारे में सोचा। अचानक उसके दिमाग में इस दुनिया का पूरा नक्शा आ गया, मगर उसे इस बात की हैरानी हुई कि वह एक बार में नक्शे में भी इस दुनिया को नहीं देख सकता था। वह इस बात को समझ गया था कि वह इस दुनिया को नहीं समझ सकता था, इसीलिए उसने अपना सिर झटका दिया। उसके बाद वह अजगर से बोला कि वह वापस चले। अजगर उसकी बात से राजी नहीं था, वह और भी घूमना चाहता था। जब देव ने उसकी हरकत को देखा तो वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है, इसीलिए उसने अजगर से कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम और भी घूमना चाहते हो, मगर हम लोग बाद में घूमेंगे। अजगर उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। पर वह देव की बात को मना भी नहीं कर सकता था। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि देव ने कहा, देखो, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें एक अच्छा नाम तो देना बनता है। उसकी बात पर अजगर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी देव ने कहा, आज से तुम्हारा नाम सम्राट होगा, सब पर राज करने वाला। जब अजगर ने अपना नया नाम सुना तो वह खुशी में बोला, मास्टर, यह अच्छा है। इतना कहकर देव ने अपने आप को तपतपाया। उसके बाद वह बोला, चलो अब अपनी जगह पर चलो। उसकी बात पर अजगर ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे लोग अंदर चले गए। उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोला, अच्छा, एक बात बताओ, तुम कब से जिंदा हो? देव की बात पर अजगर बोला, मास्टर, मैं कई 100 सालों से बस सो ही रहा था, और जब मेरी आंखें खुली तो आप मेरे सामने थे,
क्योंकि मैं बहुत कम ही जागता हूं, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि मैं कब से यहां पर हूं। उसके बाद वह थोड़ा गुस्से में बोला, मास्टर, एक बूढ़े ने मुझे इस समाधि के अंदर कैद किया था। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसे खांसी आ गई, क्योंकि वह जानता था कि वह बूढ़ा कोई और नहीं, उसी का पूर्वज था। इसीलिए वह और कुछ बोलना नहीं चाहता था। मगर अब अजगर जोश में आ गया था। उसके बाद वह बोला, मास्टर, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वह बूढ़ा दोबारा मेरे सामने आ गया तो मैं उसे ऐसे निगल जाऊंगा और उसे अपने अंदर ही रखूंगा। उसने मुझे उस अंधेरी गुफा के अंदर कैद किया था। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह अपनी बात को बदलते हुए बोला, अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें किसी कारणवश इस समाधि के अंदर डाला हो? देव की बात पर अजगर पुकारने लगा। वह बोला, मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस बूढ़े ने मुझ जैसे मासूम बच्चे को इस अंधेरी गुफा के अंदर कैद कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? जरूर उसे मुझसे कोई निजी दुश्मनी होगी, मगर अब उसे अपनी दुश्मनी भारी पड़ेगी। उसकी बात पर देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और बोला, जल्दी चलो, मुझे भी उस अंधेरी गुफा से बाहर जाना होगा। उसकी बात पर अजगर ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद उसने अपनी तेजी को बढ़ा दिया। फिर वे दोनों वहां से तेजी से असुर महल के पास आ गए। जैसे ही वे लोग आए, देव को थोड़ी राहत मिली। वह तो उसके सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखा तो वहां पर गोल्डन ड्रैगन नहीं थे। देव जल्दी से असुर महल के अंदर चला गया। उसने देखा कि गोल्डन ड्रैगन ने आंखें बंद की हुई थीं। जैसे ही देव आया, उन्होंने कहा, बच्चे, तुमने घूम लिया, चलो अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे दोनों आत्मस्थान से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद देव ने उनसे बोला, मास्टर, हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? हम अच्छे से जानते हैं कि बाहर इस वक्त वे लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त सबके सामने जाना खतरा हो सकता है। माना कि नंदिनी मुझे बचाने की कोशिश करेगी, मगर जब तक मैं अकादमी का आधिकारिक स्टूडेंट नहीं बन जाता, तब तक अकादमी मास्टर मेरी रक्षा क्यों करेंगे? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन मुस्कुराकर बोले, बच्चे, तुमसे किसने कहा कि हम लोग मुख्य दरवाजे से बाहर जाने वाले हैं? उनकी बात पर देव हैरानी से बोला, मास्टर, क्या आपको मालूम है कि इस समाधि का असली दरवाजा कहां पर है? उसकी बात पर वे बोले, बच्चे, बाकी की बातें बाद में, अभी चलो यहां से। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे दोनों वहां से अंदर की तरफ जाने लगे। जब देव अंदर जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता उसके लिए जाना पहचाना लग रहा था। उसने उनसे पूछा, मास्टर, यह देखा लग रहा है। उसके बाद उसे याद आया। उसके बाद वह बोला, मास्टर, यह तो पहली समाधि का रास्ता है, तो क्या दूसरा दरवाजा इसी तरफ है? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने बस हां में सिर हिला दिया। उनकी बात से देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा और उनके पीछे चलने लगा। उसके बाद वे लोग वहां पर चले गए। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा, उसे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि उससे वह ड्रैगन उससे अच्छे से याद था। उसने गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, अंदर चलो, कुछ भी नहीं होगा। उनकी बात पर देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह उस दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि आसपास की शक्तियों में कुछ ज्यादा ही हलचल थी। उसने अपने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं लगी। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, अपने ड्रैगन बोन को जागृत करो। उनकी बात पर देव ने बिना सोचे समझे अपने ड्रैगन बोन को जागृत कर दिया। जैसे ही देव ने अपने ड्रैगन बोन को जागृत किया, गोल्डन ड्रैगन ने अपनी शक्तियों को दरवाजे के अंदर डाला, जिससे अचानक से दरवाजे का ड्रैगन तेजी से बाहर आ गया। मगर जैसे ही उसने देव को वहां पर देखा, वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वह तेजी से देव के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ा, मगर गोल्डन ड्रैगन ने उसे अपनी शक्तियों से दबा दिया। तभी वह बोले, बच्चे, जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। उनकी बात पर देव तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और उसने अपनी हाथों को उस दरवाजे के ऊपर रख दिया। जैसे ही देव ने अपने हाथ को रखा, अचानक से उस दरवाजे से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके बाद वह दरवाजा आसानी से खुल गया। देव जल्दी से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही गोल्डन ड्रैगन ने उस ड्रैगन के ऊपर हमला किया,
जिससे वह ड्रैगन थोड़े दूर जाकर गिरा। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन भी एक पल में अंदर आ गए। अंदर आने के बाद अचानक से उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। इस बात से देव बहुत हैरान था। उसने गोल्डन ड्रैगन से पूछा, मास्टर, इसके अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है? कोई अपनी इतनी खतरनाक जगह पर दूसरे दरवाजे को क्यों बनाएगा? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, जिस चीज की हमें तलाश रहती है वह ऐसी जगह पर रहता है जिससे हमें खबर भी ना हो कि वह वहां पर है। उसके बाद वे दोनों वहां पर चल दिए। उनके जाने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद दोनों पूर्वज के कंकाल के पास चले गए। उनके वहां पर जाने के बाद देव ने उनकी हड्डियों को देखा। तभी देव ने सोचा, देखिए, हमें इतना परेशान कर रहे थे, अब आराम से सो रहे हैं। इतना भी खतरा बनाने की क्या जरूरत थी उन्हें कि उन्होंने इतनी सुरक्षा लगा दी। जब गोल्डन ड्रैगन ने उसकी बात सुनी तो उन्हें हंसी आ गई, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, बच्चे, अब हमें आगे के लिए बढ़ना चाहिए। उनकी बात पर देव बोला, पर मास्टर, हम बाहर कैसे जाएंगे? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, आगे बढ़ो, इस सिंहासन को दाहिने तरफ मोड़ो। उनके बात पर देव बोला, मास्टर, इससे क्या होगा? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, जानते हो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। तुम सवाल बहुत पूछते हो। सवाल से ज्यादा अपना काम करो तो अच्छा होगा। उनकी बात पर देव ने अपना मुंह बना लिया। उसके बाद वह गुस्से में आगे बढ़ा और उसने सिंहासन को दाहिने तरफ मोड़ दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। तभी देव को महसूस हुआ कि उसके पीछे की दीवार में कुछ हो रहा है, इसीलिए उसने तेजी से उस तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी देव ने देखा कि अचानक से दीवार अपनी जगह से हट गई। उसके बाद वहां पर एक दरवाजा बन गया। जब देव ने यह देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने उसी हैरानी से गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जब देव ने यह देखा तो वह बोला, मास्टर, जब आपको यह मालूम था कि हम लोग इस दरवाजे से जा सकते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, मुझे भी इस दरवाजे के बारे में मालूम नहीं था, मुझे खुद पूर्वज ने बताया था। देव को उनकी बात पर विश्वास हो गया, मगर जाने के पहले उसकी नजर बुजुर्ग के कंकाल पर पड़ी। उसने गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, मुझे लगता है कि हमें बुजुर्ग के कंकाल को यहां से आत्मस्थान में डाल देना चाहिए। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, अगर उन्हें अपनी कंकाल को वहीं पर ही रखना होता तो वह कब का यह काम कर चुके होते। उनकी बात पर देव सोच में पड़ गया। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, सोच छोड़ो, अभी हमें इस वक्त चलना चाहिए। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिलाया। वे लोग उस दरवाजे के सहारे अंदर चले गए। उनके जाने के बाद अचानक से वह दीवार पहले के जैसी ही हो गई। वे लोग भी वैसे ही गुफा के सहारे बाहर चले गए। वे लोग जब बाहर आए तो वे अनंत कहीं से थोड़े दूर निकले। जैसे ही देव बाहर आया, उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर, यह तो अनंत कहीं से कुछ ही दूरी पर है। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे अंदर राजावत परिवार के खिलाफ गहरा गुस्सा होगा, मगर इस वक्त गुस्सा होने का वक्त नहीं है। जब देव ने उनकी बात सुनी तो वह बोला, मास्टर, आप भी अच्छे से जानते हैं कि राजावत परिवार को बर्बाद करना ही मेरा सबसे पहला मकसद है। इस जगह को छोड़ने से पहले मैं राजावत परिवार को बर्बाद करके रहूंगा। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, इसीलिए मैंने बोला कि तुम्हें पहले इस काम को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को ज्यादा ताकतवर बना लो कि तुम उस परिवार से लड़ सको। उनकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद उसने अपनी आंखों को खोला। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ देविका ही चल रही थी। नमस्ते दोस्तों, मैंने आपके लिए एक नई कहानी लिखी है, महारक्षक देव। उम्मीद है दोस्तों कि आपने जिस तरह मेरी इस कहानी को समर्थन किया है, इस कहानी को भी करेंगे। वह कहानी मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। जब देव ने उनकी बात सुनी तो वह बोला, मास्टर, आप भी अच्छे से जानते हैं कि राजावत परिवार को बर्बाद करना ही मेरा सबसे पहला मकसद है। इस जगह को छोड़ने से पहले मैं राजावत परिवार को बर्बाद करके रहूंगा। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, इसीलिए मैंने बोला कि तुम्हें पहले इस काम को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना लो कि तुम उस परिवार से लड़ सको। उनकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया।
उसके बाद उसने कुछ पल बाद अपनी आंखों को दोबारा खोला। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ देविका ही चल रही थी। देव ने अपने आप को संभाला। वह जानता था कि इस वक्त अभी वह कुछ भी नहीं कर सकता था, पर उसने अपने आप से यह वादा किया कि वह बहुत जल्द ही ऐसा बन जाएगा कि उस वक्त राजावत परिवार को वह बचने का भी मौका नहीं देगा। देव अभी सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, बच्चे, तुमने इतने दिन में ही इस साम्राज्य की 2 बड़ी शक्तियों से दुश्मनी कर ली है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें अकादमी के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद ही तुम अपने आप को बचा सकते हो। इस वक्त उनकी बात पर देव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। उसके बाद वह वहां से अकादमी की तरफ जाने लगा। अकादमी के बाहर का तनाव। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ अकादमी के बाहर अभी भी कुछ योद्धा खड़े थे, जिनके पास एक बुजुर्ग भी खड़ा था। तभी एक योद्धा बोला, सीनियर, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त आगे चलना चाहिए। उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी, जिससे वह लड़का थोड़ा डर गया। जैसे ही उसने यह देखा, उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसकी बात पर अकादमी के बुजुर्ग भी बोले, नंदिनी, मुझे लगता है कि वह लड़का सीधे अकादमी आने वाला है। उसकी बात पर नंदिनी बोली, पर मास्टर, हम लोग जानते हैं कि इस सुरंग का एक ही दरवाजा है और कुछ ही पल में वह दरार भी भरने वाला है। अगर वह इतने देर में बाहर नहीं आया तो वह हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगा। उसकी बात पर बुजुर्ग बोले, बच्चे, ये बात तो है। तभी उस दरवाजे पर रोशनी चमकी। सबको लगा कि वह लड़का कोई और नहीं, देव ही है। मगर उस रोशनी के अंदर से आरव निकला। जैसे ही काल भैरव ने उसे अकेले देखा, वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा, बच्चे, तुम आखिर अकेले क्यों आए हो? बाकी के लोग कहां पर हैं? उसकी बात पर आरव गुस्से में रोहित और नंदिनी की तरफ देखने लगा, लेकिन उन दोनों को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी आरव ने उन्हें सभी बातें बता दी। जब काल भैरव ने उसकी बात सुनी तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी शक्तियां ने उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। तभी उसने अकादमी के बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग को समझ में आ गया कि कुछ हुआ है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, क्या बात है? इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? उसकी बात पर भैरव सीधा अकादमी के बच्चों पर वार तो नहीं कर सकता था, पर वह देव के ऊपर वार कर सकता था। तभी भैरव ने कहा, बुजुर्ग, आपके एक स्टूडेंट के जूनियर ने मेरे सभी स्टूडेंटों को मार दिया है। साथ में उसने मेरे स्टूडेंट को भी लूट लिया। आप उसे हमारे हवाले कर दो। आप भी नहीं चाहेंगे कि एक बाहरी लड़के की वजह से दोनों समुदायों के बीच लड़ाई हो जाए। उसकी बात पर बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, कौन सा स्टूडेंट का जूनियर? उसकी बात पर भैरव बोला, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। अगर अकादमी ने उस बच्चे को हमारे हवाले नहीं किया तो। अभी वह अपनी बातों को पूरा करने ही वाला था कि अचानक से वहां की ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब यह हुआ तो उस जगह के ऊपर बर्फ भी जमने लगा। उसी वक्त वहां पर एक ठंडी आवाज गूंजी, अगर नहीं किया तो क्या करोगे? जब यह आवाज गूंजी तो सभी ने उस आवाज की तरफ देखा। सभी लड़के उसकी शक्तियों को देखकर हैरान थे। सभी जानते थे कि नंदिनी ताकतवर थी, पर इतनी ज्यादा कोई भी नहीं जानता था। जैसे ही सभी ने नंदिनी की तरफ देखा तो सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने देखा कि इस वक्त नंदिनी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। उसके शरीर से इस वक्त बहुत ज्यादा बर्फ की शक्तियां निकल रही थीं। उसने कहा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उस लड़के ने क्यों तुम्हारे योद्धाओं स्टूडेंटों को मारा। अगर वह नहीं मारता, मैं उन्हें और भी तड़पा तड़पा कर मारती। तुम्हारे इस स्टूडेंट की जान बख्श दी। इस बात का शुक्र मनाओ। ये मेरी गुफा के अंदर आकर मुझे ही धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ यह तो होना ही था। उसकी बात पर भैरव को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसके बाद वह बोला, चाहे कुछ भी हुआ हो, ऐसे कोई भी आम योद्धा चांडाल समुदाय के योद्धाओं को नहीं मार सकता। अगर उसने यह गलती की है तो उसे सजा तो मिलेगी। उसकी बात पर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, तुमसे किसने कहा कि वह लड़का कोई आम योद्धा है? वह नंदिनी गठबंधन का सदस्य है। उसकी बात पर सिर्फ काल भैरव ही नहीं, रोहित को छोड़कर वहां पर सभी योद्धा हैरान थे, क्योंकि इस गठबंधन में सिर्फ कुछ ही योद्धा थे। उसमें सिर्फ 10 ही योद्धा थे। अब देव को लेकर पूरे 11 हो गए थे।
जब सभी ने यह सुना कि नंदिनी ने उसे अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है तो सभी बहुत हैरान थे। सब जानते थे कि नंदिनी ने देव को अपने जूनियर के रूप में शामिल किया है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नंदिनी ने यह भी कर दिया। इस वक्त वहां पर खड़े हर योद्धा को देव से जलन हो रही थी। अगर उनका बस चलता तो वह एक पल में ही देव को अपने रास्ते से हटा देते। अकादमी के हर योद्धा का ख्वाब था कि नंदिनी एक बार सिर्फ उनकी तरफ देख भी ले, मगर यहां तो नंदिनी देव के लिए चांडाल समुदाय के बुजुर्ग से भी भिड़ गई थी। तभी वहां पर दोबारा नंदिनी की आवाज गूंजी। मैंने कहा कि वह लड़का नंदिनी गठबंधन का सदस्य है, जो भी उसके खिलाफ जाएगा वह मेरे खिलाफ जाएगा। ये कहते वक्त नंदिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सबकी हालत खराब हो गई थी। जब बुजुर्ग ने यह देखा कि अब सब कुछ हद से बाहर जा रहा है तो वह बोले, आखिर हुआ क्या था? क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? उनकी बात पर रोहित ने उन्हें सभी बातें बता दी। जब बुजुर्ग ने रोहित की बातें सुनी तो उनकी आंखें भी लाल हो गईं। उसके बाद उन्होंने काल भैरव की तरफ देखा। जब काल भैरव ने बुजुर्ग को गुस्से में देखा तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने वाला आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके सामने राजा को भी इज्जत से बात करनी पड़ती है। वह तो समुदाय का बुजुर्ग है। तभी उसके कानों में बुजुर्ग की आवाज गूंजी, भैरव, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सारी गलती तुम्हारे योद्धाओं की थी। इसके बाद भी तुम अकादमी के साथ लड़ना चाहते हो तो ठीक है, अकादमी तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। जब बुजुर्ग ने रोहित की बातें सुनी तो उनकी आंखें भी लाल हो गईं। उसके बाद उन्होंने काल भैरव की तरफ देखा। जब काल भैरव ने बुजुर्ग को गुस्से में देखा तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने वाला आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके सामने राजा को भी इज्जत से बात करनी पड़ती है। वह तो समुदाय का बुजुर्ग है। तभी उसके कानों में बुजुर्ग की आवाज गूंजी, भैरव, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सारी गलती तुम्हारे योद्धाओं की थी। इसके बाद भी तुम अकादमी के साथ लड़ना चाहते हो तो ठीक है, अकादमी तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही काल भैरव वहां से गया, उसने अपने दांत पीस लिए। उसके बाद उसने एक बार सभी की तरफ देखा। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके बाद बुजुर्ग ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्ची, आखिर वह लड़का है कहां पर जिसने अकादमी के अंदर आने से पहले ही इतना ज्यादा उफान मचाया हुआ है? अगर वह आ जाएगा तो क्या करेगा? उनकी बात पर रोहित को हंसी आ गई। उसके बाद वह बोला, बुजुर्ग, वह कोई आम लड़का नहीं है, वह छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। उसकी बात पर बुजुर्ग ने हां में सिर हिला दिया। पहले जब उन्होंने सुना कि नंदिनी ने उस लड़के को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, मगर अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वह लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वहीं इस वक्त नंदिनी की निगाहें इस वक्त गेट के ऊपर ही टिकी थीं, मगर उस वक्त तक देव उस गेट से बाहर नहीं आया था। तभी दोबारा वह दरवाजा चमका। नंदिनी को थोड़ी उम्मीद हुई, मगर इस बार भी उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि इस वक्त वहां से राज परिवार के योद्धा बाहर आए। जब वे बाहर आए तो एक योद्धा ने नंदिनी के चारों तरफ देखा, मगर उसे देव कहीं पर नहीं दिखा। यह देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, नंदिनी, क्या बात है? तुम उस कचरे को नहीं लेकर आई अपने साथ? क्या तुम्हें भी पता चल गया कि वह सिर्फ एक कचरा ही है? उसकी बात पर नंदिनी की भौहें तन गईं। वह ऐसे ही परेशान थी। ऊपर से उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अब भी नंदिनी कुछ करने ही वाली थी कि तभी उसी वक्त रोहित नंदिनी के पास चला गया। उसके बाद वह बोला, नंदिनी, अपने आप को संभालो। वह वही चाहता है कि तुम अपने नियंत्रण से बाहर हो जाओ। जब नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो एक बार उस लड़के को घूरा। उसके बाद वह दोबारा से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उस लड़के को नंदिनी का ऐसा नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। उसने नंदिनी से बोला, नंदिनी, तुम्हें उस कचरे को अपने गठबंधन से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें उसे अकादमी से ही बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही नंदिनी का गुस्सा उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। तभी उसके शरीर से एक बहुत ही खतरनाक शक्ति निकली और जाकर उस लड़के से टकरा गई, जिससे वह लड़का जाकर सुरंग के दरवाजे के पास गिरा। उसके बाद
नंदिनी अपनी जगह से गायब हो गई। उसके बाद वह सीधा उस लड़के के पास प्रकट हुई। उसके बाद वह बोली, तुम कौन होते हो? राज परिवार के एक कुत्ते जो सिर्फ उसकी गुलामी करता है, राज परिवार के आदेश के बिना जो सांस भी नहीं लेता। जब प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बच्ची, ये क्या बदतमीजी है? उनकी बात पर नंदिनी बोली, पहले आप अपने इस गुलाम को समझा लें कि यह हमारे मामले में न पड़े। उसके बाद वह जाकर रोहित के पास खड़ी हो गई। तभी रोहित ने नंदिनी से बोला, मैंने कहा था कि तुम उनकी बातों को अनदेखा करो। उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, तुम क्या सोचते हो? मेरे गठबंधन के किसी सदस्य की कोई मेरे सामने ही बेइज्जती करे और मैं सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठी रहूं? यह कहते वक्त नंदिनी की आवाज बहुत ज्यादा ठंडी थी, जिसके वजह से बेचारे रोहित की हालत खराब हो गई। वह तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वहीं बुजुर्ग ने उसके गुस्से को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह प्रधानमंत्री से बोले, बूढ़े, छोड़ो बच्चों की बातों को। उस लड़के के लिए यह लड़की आज थोड़ी ज्यादा ही आक्रामक हो गई है। प्रधानमंत्री उनकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा लड़का है जिसने तुम्हारी सबसे कठोर छात्रा को इतना इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया है? उनकी बात पर बुजुर्ग बोले, अरे वह तुम्हारे साम्राज्य का ही कोई अनाथ लड़का है, कोई देवराटौर। जैसे ही प्रधानमंत्री ने देव का नाम सुना तो उनके माथे से पसीना बहने लगा। एक पल के लिए उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। उन्होंने कहा, क्या उसी लड़के के लिए उस वक्त से बहस हो रही थी? उनकी बात पर बुजुर्ग ने हां में सिर हिला दिया। प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि उन्होंने अपने भावों को छुपा लिया है, पर नंदिनी ने उनकी आंखों में एक अलग सी परेशानी को देख लिया। वह हैरान थी कि इस साम्राज्य का प्रधानमंत्री देव से कैसे परेशान हो सकता है, मगर उसने सोचना छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। जब बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री के हाव भाव देखे तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतने ज्यादा परेशान दिख रहे हो? उसकी बात पर प्रधानमंत्री ने कहा, लड़के के बारे में सोच रहा था। बचपन से ही उस लड़के पर पूरे राजधानी के लोग जुल्म करते रहे, मगर अब उसे सही ठिकाना मिला है। उनकी बात पर बुजुर्ग बोले, अब मुझे समझ में आया कि यह लड़का इतना ज्यादा खूंखार क्यों हो गया। उनकी बात पर प्रधानमंत्री बोले, यह बात सच है। अगर हम किसी को उसकी हद से बाहर तक परेशान करेंगे तो वह अपने आप और भी खतरनाक बन जाएगा। उनकी बात पर तभी सबको लगा कि नंदिनी के चेहरे पर भी परेशानी देखी जा सकती थी। तभी रोहित बोला, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। देव अभी नहीं आने वाला है और तुम घबराओ मत। हमने खुद उसे जाते देखा था। उसकी सलामती का सवाल हर ताले की चाबी है। वह किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाएगा। उसकी बात पर नंदिनी उसे घूरने लगी, मगर वह भी इस बात को जानती थी कि इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सबसे बोली, अब हमें चलना चाहिए। मगर कोई भी उसकी आवाज और चेहरे में बेचैनी देख सकता था। सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक किसी ने नंदिनी को ऐसे नहीं देखा था। इसीलिए सभी को हैरानी थी कि नंदिनी एक लड़के के लिए इतनी ज्यादा परेशान थी। उसके बाद वे लोग भी अकादमी की तरफ निकल गए। वहीं इन सभी बातों से दूर कि उसके लिए कितने सारे लोग परेशान हैं, देव अकादमी के पास के एक शहर मथौली पहुंच चुका था, जो त्रिलोकपुर शहर से कुछ ही दूर था। देव ने अपने चेहरे पर इस वक्त मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। देव ने देखा कि आज सभी लोग एक दिशा की तरफ जा रहे हैं। जब देव ने यह देखा तो वह भी उनके पीछे जाने लगा। जैसे ही वह उनके पीछे गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि वहां पर एक मेंशन था जो उसके राजमहल से भी कई गुना बड़ा था। इसीलिए देव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस महल को देख रहा था। तभी वहां पर थोड़ा शोर मच गया, जिससे देव अपने होश में आया। तभी देव ने यह देखा कि सभी लोग रास्ते से हटते जा रहे थे। तभी उसकी नजरें एक लड़के और लड़की पर पड़ी जो किसी अच्छे परिवार से लग रहे थे। जब देव ने यह सुना तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानता था कि बड़े परिवार के लड़कों को अपनी तारीफ और अपनी चापलूसी पसंद होती है, इसलिए देव को कोई भी हैरानी नहीं हुई।
वह यहां पर कोई भी बखेड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह भी रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। उसके बाद वह उन्हें देखने लगा। जैसे जैसे वे दोनों लोग भी लोगों के पास से गुजर रहे थे, वे सभी उनके सामने अपने सिर को झुका लेते थे। पर जैसे ही वे देव के पास से गुजरे, उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिला, जिससे वह लड़का रुक गया। उसे रुके हुए देख सभी के माथे से पसीना बहने लगा। उन्होंने हैरानी में देव की तरफ देखा। तभी एक इंसान बोला, अरे ये लड़का मरना चाहता है क्या, जो यंग मास्टर के सामने ऐसे खड़ा है। देव को उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि देव उसे अनदेखा कर रहा है, तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह देव के पास गया। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम जानते हो कि इस वक्त किसके सामने खड़े हो? उसकी बात पर देव ने बिना सोचे समझे बोला, नहीं जानता। उसकी बेझिझक जवाब देने से बाकी लोग और भी हैरान हो गए। तभी उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। वहीं जब उस लड़के ने यह देखा तो वह बोला, बच्चे, मैं शहर के सबसे बड़े परिवार चहल परिवार का यंग मास्टर हूं। उसकी बात पर देव बोला, तो मैं क्या करूं? देव की बात पर आसपास के लोगों को हंसी आ गई। उन्हें लग रहा था कि वहां पर कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। वहीं उस लड़के का गुस्सा अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। अभी वह कुछ करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे की लड़की बोली, रुको, हमें अंदर चलना चाहिए। पापा जी ने किसी भी हंगामे से बचने के लिए बोला है। और रही बात इस बच्चे की, तो हम इसे नीलामी के बाद भी देख सकते हैं। जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, मगर उसने कुछ और नहीं कहा। वह लड़का अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोग बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे थे। देव अभी वहां पर खड़ा ही था कि अचानक से वहां पर एक लड़का आ गया। उसने देव से हाथ मिलाते हुए बोला, दोस्त, मेरा नाम दिलीप है। उसकी बात पर देव बोला, मेरा नाम देव। उसका नाम सुनकर वह लड़का बोला, सच में भाई, आप अपने नाम की तरह ही बहादुर हो। उसकी बात पर देव ने पूछा, पर मैंने क्या किया है? देव की बात पर दिलीप बोला, भाई, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। आज तक किसी ने यंग मास्टर पुलकित के सामने खड़े होने की भी जरूरत नहीं की। आपने तो उनका मजाक ही बना दिया। देव उसकी बात पर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। उसने जो पूछा मैंने बस उसका जवाब दिया। अगर उसे कुछ बुरा लगा है तो वह उसका मसला है, मेरा नहीं। देव की बात पर दिलीप को हंसी आ गई। उसके बाद वह बोला, भाई, क्या आप भी उस लड़की को खरीदने के लिए आए हैं क्या? उसकी बात पर देव बोला, किस लड़की को बेचा जा रहा है? उसकी बात पर दिलीप उसके पास आया और बोला, भाई, यहां पर जितने भी लोग हैं वे सभी उसे ही खरीदने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि आप भी उस लड़की में रुचि रखते हो, और आप जानते हैं, मैंने सुना है कि वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब देव उसकी बात सुना, वह थोड़ा हैरान था। मोहिनी से मुलाकात। वहीं जब देव ने उसकी पूरी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई किसी लड़की को कैसे बेच सकता है। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, तुम अभी जानते नहीं कि यह दुनिया कितनी ज्यादा क्रूर है। तुम उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देव ने अपनी आंखों को बंद किया। वह इस लड़की को किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था, जिससे उस लड़की की जिंदगी बद से बदतर हो जाए। इसीलिए वह दिलीप से बोला, आखिर हम लोग उस लड़की से मिलेंगे कैसे? उसकी बात पर दिलीप के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसके बाद वह बोला, भाई, इसीलिए मैंने पहले ही 2 टिकट बुक कर लिए हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। उसकी बात पर देव बोला, भाई, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं अकेले ही जाना पसंद करूंगा। उसकी बात पर दिलीप के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, बात है भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। कोई ना, आपको जो करना है वो करो। आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। उसकी बात पर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी दिलीप बोला, भाई, हम लोग नीलामी के बाद दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे। उसकी बात पर देव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वह अंदर चला गया। जब देव अंदर गया तो सीधा काउंटर के पास गया और बोला, मुझे यहां की मैनेजर से बात करना है। जब उस लड़के ने देव की बात सुनी तो वह देव की तरफ देखने लगा। भले ही देव ने अपने आप को ढक रखा हुआ था, मगर कोई भी बता सकता था कि वह एक बच्चा है। उसकी बात पर वह लड़की बोली, आपको क्या करना है? अगर आपके पास नीलामी टिकट है तो आप वहां से अंदर जा सकते हैं।
जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसने अपने औरा को आजाद कर दिया, जिससे वह लड़की थोड़ी डर गई। तभी उसने कहा, आप रुकिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूं। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, यह काम आप पहले कर लेती तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। उस लड़की के जाने के बाद कुछ ही पल में एक खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 23 या 24 साल की होगी, वह आई। उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि अगर कोई भी मर्द उसे एक बार देख ले तो बस उसके अंदर खो जाए। जब वह लड़की आई तो उसने पूछा, अतिथि आप बोले, हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं इस नीलामी हॉल की अध्यक्ष मोहिनी हूं। उसकी बात पर देव बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे यह समझ नहीं आया कि सिर्फ उसके लिए इतने बड़े नीलामी हॉल का अध्यक्ष क्यों आएगा। वहीं इस वक्त देव नहीं जानता था कि उसने जाने अनजाने में कितना बड़ा काम कर दिया था। आज तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वह नीलामी के घर के किसी भी इंसान से बदतमीजी कर सके, और देव ने तो उन्हें अपनी शक्तियों से धमकाया था। उन लोगों को लगा था कि वह जरूर किसी बड़े परिवार से था जो ऐसे ही घूमने के लिए आया था, इसलिए वे लोग बिना जाने पहचाने ऐसे ही किसी को नाराज नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा, अतिथि अगर आपको परेशानी न हो तो क्या हम लोग अंदर जाकर बात कर सकते हैं? उसकी बात पर देव ने भी हां में सिर हिला दिया। उसे भी इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं थी, इसलिए वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त वह लड़की अपने शरीर को देव के सामने ऐसे लचका रही थी जैसे कि वह देव को रिझाना चाहती हो, जिससे देव उसके ऊपर फिदा हो जाए। मगर उसे इस बात की बहुत हैरानी हुई थी कि देव जब से आया था वह बिल्कुल सामान्य था। उसे उसकी खूबसूरती का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी देव की जगह पर कोई और होता तो वह अपना दिल हार बैठता, मगर देव उन सभी लोगों से अलग था। मोहिनी इस बात को जानती थी कि जो इंसान वासना के जाल में नहीं फंसता वह कितना ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद वे लोग कमरे के अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद ही देव चारों तरफ सतर्कता के साथ देख रहा था। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे ये लोग तुम्हें किसी बड़ी शक्ति या बड़े परिवार के समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसी कोई भी गलती न करना कि उन्हें कोई शक हो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी बात पर देव सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। अभी भी मोहिनी उसे शरारत भरी निगाहों से देख रही थी। मोहिनी ने अपने पीछे खड़े नौकर से बोला कि वह बाहर चला जाए। उसके बाद उसने अपने कपड़े को संभाला। उसके बाद वह देव के सामने आई। उसके बाद वह उसके सामने ऐसे झुकी कि उसके आगे के सीने का पूरा भाग दिख जाए। उसने चाय को प्याले में डालते हुए बोली, हमारे खास अतिथि, आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। उसकी बात पर देव ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर दिया। उसके बाद उसने अपनी अंगूठी से एक शीशी निकाली। उसके अंदर एक गोली थी। जब वह गोली बाहर आई तो उसके अंदर से सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी जो उस कमरे को रोशन कर रही थी। जब मोहिनी की नजर उसके ऊपर पड़ी तो पहले तो उसे समझ में नहीं आया, मगर उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और हैरानी में देव की तरफ देखने लगी। देव ने कहा, तुम जो सोच रही हो वही है। यह सफेद गंधार के फल से बनी दवा है जो किसी मरते हुए योद्धा को भी जिंदा कर सकती है। देव की बात पर मोहिनी बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? उसकी बात पर देव मुस्कुराते हुए बोला, आप चाहो तो इसकी जांच करा सकती हैं। उसकी बात पर मोहिनी ने देव से पूछा, क्या आपको सच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी बात पर देव ने हां में सिर दिया। उसके बाद वह बोला, अगर मुझे अपनी डील अच्छी लगी तो आगे और भी चीजें मैं आपके पास लेकर आ सकता हूं। उसकी बातों से मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह देव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, ठीक है सम्मानित अतिथि, आप थोड़ा सब्र करें। उसकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, अगर मुझे अपनी डील अच्छी लगी तो आगे और भी चीजें मैं आपके पास लेकर आ सकता हूं। उसकी बातों से मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह देव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, ठीक है सम्मानित अतिथि, आप एक काम करें, थोड़ा सब्र करिए। उसके बाद उसने 2 बार ताली बजाई, जिसके बाद वहां पर 2 नौकरानियां आ गईं। आने के बाद मोहिनी ने उनसे कहा कि वे लोग हाकिम सलीम को बुला के लाए। उसकी बात पर दोनों लड़कियां वहां से चली गईं।
उनके जाने के बाद मोहिनी ने देव की तरफ अपनी चाय को बढ़ा दिया। देव ने कुछ भी नहीं कहा, उसने चुपचाप चाय पीना शुरू किया। तभी कुछ ही पल बाद वहां पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया। उसके आते ही मोहिनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने उनका अभिवादन किया, फिर बोली, उन्हें भी चाय पीने के लिए दीजिए। जब देव ने उस आदमी को देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि देखने में वह एक हाकिम नहीं लग रहा था। पर देव कुछ भी नहीं कहा, वह बस अपनी चाय को पीता रहा। जैसे ही उस हाकिम ने देव को इतना सामान्य देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने देव की तरफ देखा। उसके बाद वह मोहिनी से बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी बात पर मोहिनी ने कहा, मास्टर, आपको यह क्या लगता है? उसकी बात पर उसने देव के पास पड़ी उस गोली को देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ा और उस शीशी को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने उस शीशी को लिया, उसके हाथ कांपने लगे। यही नहीं, उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। हाकिम ने कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इस गोली को आज के जमाने में कोई कैसे बना सकता है? उसने उसी हैरानी में देव की तरफ देखा। इस वक्त देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने देव से पूछा, बच्चे, तुम्हें यह गोली कैसे मिली? उसकी बात पर देव ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मोहिनी से बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो मैं किसी और के पास जा सकता हूं। मैं यह पूरे यकीन से बोल सकता हूं कि यह गोली आज के जमाने में मिलनी असंभव है, इसीलिए आपके पास यह आखिरी मौका है। अब आप क्या करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। देव की शर्त। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह नहीं चाहती थी कि देव वहां से नाराज होकर चला जाए, इसीलिए उसने हाकिम सलीम से बोली, मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी बात पर हाकिम बोला, बच्ची, बात यह है कि यह गोली कोई आम गोली नहीं है। यह शुद्ध शुद्ध गंधार के फल से बनी गोली है। अगर यह कहा जाए तो यह किसी अमृत से कम नहीं है। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने देव की तरफ देखा और बोली, मेरे मुख्य अतिथि, आप इसका सौदा करना चाहते हैं या इसे नीलामी के अंदर डालना चाहते हैं? उसकी बात पर देव ने कहा, मुझे नीलामी में कोई भी रुचि नहीं है। मैं इसे आपको ऐसे ही दे सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। उसकी बात पर मोहिनी और उस हाकिम की आंखें बाहर आ गईं। उन्हें लग रहा था जैसे कि देव उनके साथ कोई मजाक कर रहा था। तभी मोहिनी बोली, महाशय, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला कोई ऐसी चीज किसी को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? उसकी बात पर देव बोला, क्या आपको मेरे चेहरे पर कोई मजाक के भाव दिख रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं मजाक कर रहा हूं। जब मोहिनी ने देव की आंखों में देखा तो वह साफ साफ बता सकती थी कि देव इस वक्त गंभीर था। उसके बाद वह यह भी जानती थी कि देव को भी इसके बदले जरूर कोई बड़ी चीज चाहिए होगी। तभी उसने देव से पूछा, महाशय, क्या मैं आपकी शर्त जान सकती हूं? उसकी बात पर देव बोला, देखिए, मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। मुझे बस वह नीलामी वाली लड़की चाहिए जिसकी आज नीलामी होने वाली है। जब मोहिनी ने देव की बात सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं, क्योंकि आज के 10 खास चीजों में उस लड़की की भी नीलामी थी। अगर उन्होंने उस लड़की की नीलामी नहीं की तो इसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा हो सकता था। यही नहीं, इतने दिन की उनकी प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ सकती थी। जब देव ने मोहिनी को हिचकिचाते हुए देखा तो वह बोला, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यह डील मंजूर है। मेरा भी वक्त बर्बाद हो रहा है। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर और भी परेशानी की लकीरें आ गईं। वह हैरानी से इस वक्त देव की तरफ देख रही थी, जिसने उस शीशी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुख्य अतिथि, आप इस वक्त अकेले हैं। अगर हम चाहें तो आपसे इस गोली को भी ले सकते हैं और आपकी शर्त भी नहीं मान सकते। उसकी बात पर देव जोर जोर से हंसने लगा। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर देव हंस क्यों रहा है। उसके बाद वह बोला, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही आपके शहर में और आपके नीलामी घर में आया हूं? मोहिनी भी समझती थी कि बिना किसी बड़ी शक्ति की सुरक्षा के कोई इतनी ज्यादा खास गोली लेकर वह भी किसी अनजान नीलामी घर में क्यों जाएगा। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई। वह बोला, आप जानती हो कि अगर मैं आज शाम तक अपने समुदाय के लोगों के पास नहीं गया या नहीं मिला तो क्या होगा?
मोहिनी भी समझती थी कि बिना किसी बड़ी शक्ति की सुरक्षा के कोई इतनी ज्यादा खास गोली लेकर वह भी किसी अनजान नीलामी घर में क्यों जाएगा। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई। वह बोला, आप जानती हो कि अगर मैं आज शाम तक अपने समुदाय के लोगों के पास नहीं गया या नहीं मिला तो क्या होगा। सबसे पहले आपका नीलामी घर तबाह होगा, उसके बाद यह शहर, यही नहीं इस साम्राज्य को भी दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और अगर बच गए तो मैं यह आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपके नीलामी घर के साथ साथ आपका पूरा परिवार भी बर्बाद होगा। ये कहते वक्त देव की आवाज में एक अलग ही कशिश थी, जिससे हाकिम और मोहिनी के अंदर ठंडक महसूस हुई। उसके बाद वह बोली, अरे महाशय, आप तो नाराज हो गए, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। उसकी बात पर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अरे मैं भी मजाक कर रहा था। उसके बाद देव ने मोहिनी से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका फैसला क्या है। उसकी बात पर मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद वह बोली, मुख्य अतिथि, हमें कुछ वक्त चाहिए क्योंकि बिना अपने लोगों की सलाह के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी बात पर देव को कोई भी परेशानी नहीं थी, मगर उसने एक बार उससे फिर कहा, एक बात याद रखना, वह लड़की जैस्मिन होनी चाहिए, अगर नहीं तो यह सौदा भी रद्द हो जाएगा। उसकी बात पर मोहिनी बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देव एक गुलाम के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुका रहा है। एक पल के लिए उसे लगा कि देव भी बाकियों की तरह उस लड़की की खूबसूरती के लिए उसे खरीद रहा है, मगर एक पल में ही उसने अपने सिर को झटक दिया। वह लोगों को देखकर बता सकती थी कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उसने एक बार भी देव की आंखों में हवस नहीं देखा था। उसने खुद देव को कई बार रिझाने की कोशिश की, मगर देव ने एक बार उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे समझ में आ रहा था कि देव उसे किसी और वजह से खरीद रहा था, पर उसने देव से इसके बारे में पूछना सही नहीं समझा। उसके बाद वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं इस वक्त मोहिनी अपने मुख्य कक्ष के अंदर बैठी हुई थी। उसने सामने वाले आदमी से पूछा, क्या आपने उस लड़की का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया था ना? उसकी बात पर सामने वाला आदमी बोला, लीडर, हमारा यकीन करें, मैंने खुद जांचा है। यह लड़की एक अनाथ है। पहले यह एक फूलों की बगीचे में काम करती थी। किसी वजह से इसका पुराना मालिक इससे नाराज हो गया था, जिसके वजह से उसने इसे हमें बेच दिया। उसकी बात पर मोहिनी बोली, पर मुझे समझ नहीं आ रही, जब इस लड़की की यह कहानी ही है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि वह लड़का भी इस लड़की को नहीं जानता होगा, पर फिर वह इतनी महंगी चीज देकर बस एक गुलाम को खरीदना चाहता है। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। उसकी बात पर वहां पर खड़े सभी लोग सोच में पड़ गए। वहीं इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान तो खुद मोहिनी थी, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने सबसे पूछा, हमें इस बार क्या करना चाहिए? उसकी बात पर एक बुजुर्ग बोले, लीडर, मुझे लगता है कि हमें उस लड़के के ऑफर को मान लेना चाहिए। अगर हमारे नीलामी हॉल की इज्जत जाती है तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, मगर वह दवा बहुत ज्यादा दुर्लभ है, या यह कहें कि वह मिलना नामुमकिन है। यह हमारी किस्मत ही है कि वह लड़का हमारे यहां पर आया है। हमें किसी भी तरह उस लड़के को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसकी बात पर मोहिनी ने सबकी तरफ देखा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, हमें भी लगता है कि मुख्य बुजुर्ग सही बोल रहे हैं। उसकी बात पर जब सभी राजी हो गए तो मोहिनी ने अपने सामने खड़ी एक लड़की से बोली कि उस नीलामी वाली लड़की को मेरे सामने लेकर आया जाए। उसकी बात सुनकर सामने वाली लड़की ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मोहिनी अपनी जगह पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी उसके पास मुख्य बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, लीडर, आपने जिस तरह उस लड़के के बारे में बताया और जिस तरह वह लड़का एक छोटी से गुलाम के लिए इतना बड़ा कीमत दे सकता है, मुझे लगता है कि आपको उस लड़के के साथ जितनी गहरी दोस्ती हो सके कर लेनी चाहिए। उनकी बात पर मोहिनी थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने जो भी बात बोली थी वह बिल्कुल सही थी। देव ने पहले ही कहा था कि अगर उनकी डील अच्छी लगी तो वह आगे भी ऐसी वस्तुओं का सौदा कर सकता है। अभी वह सोच ही रही थी कि अचानक से वहां का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोहिनी ने अपनी नजर दरवाजे की तरफ की तो वहां पर एक 16 या 17 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके सामने मोहिनी की भी खूबसूरती फीकी पड़ गई थी।
उसका सफेद बिना दाग के दूध सा बदन और उसकी नीली समुद्र सी आंखें थीं। अगर कोई भी मर्द एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। वही हाल उस वक्त वहां मौजूद सभी मर्दों का हुआ, मगर सभी ने जल्दी से उस लड़की के ऊपर से अपनी नजर को हटा लिया। सभी जानते थे कि यह लड़की इस वक्त इस नीलामी घर के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब मोहिनी ने चारों तरफ देखा, उसके बाद उसने हल्की सी खांसने का अभिनय किया, जिससे सभी लोग अपने होश में आ गए। उसके बाद मोहिनी ने उस नौकरानी से कहा कि इस लड़की को अच्छे से तैयार करो, ताकि आज एक बार में ही हमारे मुख्य अतिथि को पसंद आ जाए। उसकी बात पर वह नौकरानी बोली, लीडर, आप चिंता न करें, हम इस लड़की को ऐसे सजाएंगे कि वह लड़की हमारे मुख्य अतिथि को उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाने देंगी। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, अब तुम लोग जा सकती हो और जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो। उसके कहने पर सभी नौकरानी वहां से चली गईं। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ देव इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम इस लड़की की कीमत कुछ ज्यादा नहीं दे रहे हो। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, आप भी जानते हैं कि अगर वह लड़की किसी और के हाथ में पड़ गई तो वह उसे नोच कर खा जाएगी। इसीलिए अगर उसके लिए मुझे अपनी पूरी संपत्ति भी देनी पड़ती तो मैं तब भी दे देता। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, कोई भी चीज सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चलती, ये सभी चीजें तर्क से चलती हैं। उनकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद देव बोला, मास्टर, मैं नहीं जानता कि यह दुनिया किस हिसाब से चलती है और मुझे जानना भी नहीं, पर जब सामने अगर किसी के साथ गलत होगा और मुझ में अगर ताकत है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन के चेहरे की मुस्कान भी बढ़ गई थी कि आखिर राठौड़ परिवार क्यों अपने उत्तराधिकारी को ऐसे छोड़ देता है। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और उस दरवाजे से मोहिनी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आई। उसके बाद वह बोली, मुख्य अतिथि, मुबारक हो, आपकी यह डील स्वीकार कर ली गई है। उसकी बात पर देव ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तभी मोहिनी पीछे की तरफ देखते हुए बोली, उसे अंदर लेकर आओ। उसकी बात पर दो नौकरानी उस लड़की को अंदर लेकर आई। जब देव ने उसे देखा तो वह भी एक पल के लिए देखता रह गया, क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती देविका से कम नहीं थी। मगर उसने अपने आप को संभाला और बिल्कुल सामान्य हो गया। उसके बाद उसने देखा कि उसे अच्छे से सजाया गया है। देव ने उससे पूछा कि क्या उस लड़की को सामान्य और पूरे कपड़े मिल सकते हैं। उसकी बात पर मोहिनी बहुत हैरान हुई, मगर उसने देव की बात को नहीं काटा। जब देव ने उसे देखा तो वह भी एक पल के लिए देखता रह गया, क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती देविका से कम नहीं थी। मगर उसने अपने आप को संभाला और बिल्कुल सामान्य हो गया। उसके बाद उसने देखा कि उसे अच्छे से सजाया गया है। देव ने उससे कहा कि क्या उसे लड़कियों के सामान्य और पूरे कपड़े मिल सकते हैं। उसकी बात पर मोहिनी बहुत हैरान हुई, मगर उसने देव की बात को नहीं काटा। उसने अपने पास वाली नौकरानी से बोली कि जाकर लड़कियों के सामान्य और पूरे कपड़े लेकर आओ। उसकी बात पर उसने हां में सिर हिलाया और कुछ ही पल में वह दोबारा आई। उसके हाथों में एक साधारण कपड़ा था। उसने उस कपड़े को देव के सामने रख दिया, फिर पीछे हो गई। उसके बाद देव ने उस शीशी को मोहिनी की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, मुझे कुछ पल चाहिए, इसीलिए कुछ वक्त तक आप लोग बाहर रहे। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुख्य अतिथि, आपको जो करना है वो करे, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। देव ने उसकी बात पर हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। देव और जैस्मिन की बातचीत। उनके जाने के बाद देव लड़की से बोला कि वह उसके पास आए। देव के कहने पर वह लड़की बिल्कुल देव के सामने आ गई और खड़ी हो गई। उसे ऐसे देख देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम अभी यहां बैठ सकती हो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। उसकी बात पर उस अनजान लड़की ने पहली बार देव की तरफ देखा। एक पल के अंदर ही वह उसमें खो गई। फिर उसने सिर हिलाया और बोली, मालिक, मैं आपकी बराबरी में कैसे बैठ सकती हूं। उसकी बात पर देव बोला, और मैं क्या कोई चमगादड़ हूं या जंगल का शेर हूं, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। देव की बात पर वह बोली, मालिक,
आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी गुलाम हूं, इसीलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। देव ने उसकी बात पर ध्यान दिया। उसके बाद वह बोला, अच्छा, तो तुम्हारा मालिक मैं हूं और तुम मेरी गुलाम। उसकी बात पर उस लड़की ने कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हरकत देखकर देव बोला, तुम्हारे मालिक का यह हुक्म है कि तुम मेरे साथ बैठो। अब वह लड़की देव की बात को नहीं काट सकती थी, इसीलिए वह धीरे धीरे देव के पास आ गई और बैठ गई। इस वक्त उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात पर उस लड़की ने लड़खड़ाते हुए बोली, जैस्मिन। यह सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद देव ने उससे बोला, जाकर पहले अपने कपड़े पहन लो। फिर देव ने उस कपड़े को जैस्मिन को दे दिया। जैस्मिन ने उस कपड़े को लिया और अपनी पोशाक खोलने लगी। जब देव ने उसकी हरकत को देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर बोला, मैंने तुम्हें कपड़े बदलने को बोला था। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, वही तो कर रही हूं। जैस्मिन की बात सुनकर देव बोला, पागल लड़की, मैंने बोला कि तुम जाकर इस कपड़े को अंदर बदल लो। मेरे सामने तुम क्यों अपने कपड़े ऐसे बदलती हो? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, मुझे यह बताया गया है कि मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, बस वह मुझे देखते थे, किसी ने टोका नहीं। उसकी बात पर देव बोला, तुम किसी के सामने अपने कपड़े नहीं बदल सकती, यह मेरा हुक्म है। उसकी बात पर जैस्मिन ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद देव दूसरी तरफ मुड़ गया। उसके बाद जैस्मिन ने अपने कपड़े को बदल लिया। देव उसके पास गया और उसको एक नकाब दिया और बोला, इसे लगा लो। जैस्मिन ने उसकी बात को नहीं टाला। उसके बाद उसने उस नकाब को पहन लिया। उसके बाद दोनों वहां से बाहर आ गए। जैसे ही मोहिनी ने देव को बाहर आते हुए देखा तो हैरान हुई। उसने पूछा। उसकी बात पर देव ने कहा, मुझे जो काम था मैंने कर लिया है, अब मुझे जाना होगा। उसकी बात पर वह बहुत हैरान हुई, मगर तभी उसने देव से बोला, मुख्य अतिथि, मैं चाहूंगी कि आप कम से कम नीलामी देखकर ही जाए, शायद आपको कोई अपनी पसंद की चीज मिल जाए। उसकी बात पर देव ने कुछ सोचा, उसके बाद वह मान गया। जैसे ही मोहिनी ने देखा कि देव उसकी बात को मान गया है तो वह जल्दी से देव से बोली, मुख्य अतिथि, मैं आपको एक वीआईपी कमरा दे देती हूं और इसका कोई भी शुल्क नहीं होगा। उसकी बात पर देव ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह वहां से मोहिनी के पीछे जाने लगा। उसके साथ साथ जैस्मिन भी उसके साथ जा रही थी। दोनों हॉल के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वह रूम बहुत ही महंगा था, क्योंकि वह रूम देखने में ही बड़ा था। वहां पर एक मंच था जिससे पूरा हॉल दिखता था। मंच के बगल में ही एक सोफा था। सोफे के पास एक घंटी थी जिससे आदमी अपनी बोली लगा सकता था। उसकी बात सुनकर देव ने अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैलाया ताकि वह उस रूम की जांच कर सके, मगर देव को वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं मिली। इसीलिए देव आसानी से जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके बाद वह मोहिनी से बोला, आपके तोहफे के लिए शुक्रिया, मैं आपके इस तोहफे को हमेशा याद रखूंगा। जब मोहिनी ने देव की बात सुनी तो वह बोली, ठीक है मुख्य अतिथि, मैं अभी आपके लिए 2 सेविका को बुला देती हूं। उसकी बात पर देव बोला, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही सेविका है। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर देव से बोली, ठीक है मुख्य अतिथि। उसके बाद वह वहां से चली गई। जाने के बाद देव ने दरवाजे को लगा दिया। उसके बाद जाकर सोफे पर बैठ गया। जैस्मिन अभी भी उसी के पास खड़ी थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी जैस्मिन के कानों में देव की आवाज आई, तुम आराम कर सकती हो। उसकी बात पर जैस्मिन उसकी तरफ देखने लगी, मगर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह अपनी जगह पर ही खड़ी रही। तभी दोबारा देव बोला, मैंने कहा जाकर आराम कर लो, पहले बहुत ज्यादा थक गई होगी। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे अभी कोई भी थकान नहीं है। उसकी बात पर देव ने कहा, ठीक है, तो तुम अभी नीलामी देख लो, क्योंकि हम लोग नीलामी के बाद बहुत दूर की यात्रा करने वाले हैं, इसीलिए तुम अपने आप को आराम दे सकती हो। जैस्मिन ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर को झुकाकर देव के पास ही खड़ी रही। जैसे ही देव ने उसकी हालत को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अभी उससे कुछ भी नहीं कहा। तभी देव ने उससे कहा,
तुम क्या चाहती हो? उसकी बात पर जैस्मिन थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद उसने अपनी नजरें उठाईं और सामने वाले लड़के को देखा जो उसी की उम्र का था। उसने एक बार देव की तरफ देखा, फिर अपनी नजरों को झुका लिया। देव ने उसे देखा तो वह अब परेशान होने लगा। उसने जैस्मिन से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या चाहती हो? उसकी बात पर जैस्मिन ने एक बार हॉल की तरफ देखा, फिर बोली, आप नाराज तो नहीं होंगे? उसकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद बोला, नहीं, मैं अभी तुम्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करूंगा, मगर इस वक्त अगर तुमने नहीं बताया तो मैं गुस्सा जरूर हो जाऊंगा। उसकी बात पर जैस्मिन आगे बढ़ी और उसने कहा, मैं भी इस नीलामी को देखना चाहती हूं। मेरे पिछले मालिक ने कहा था कि अगर मैं यहां पर आऊंगी तो मुझे नीलामी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने दोबारा जैस्मिन से पूछा कि सच में तुम इस नीलामी में इसीलिए आई थी कि तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें मिल सकें? उसकी बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। बाद में वह बोली, पर जब से मैं यहां पर आई हूं मेरे साथ सभी बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर वह चुड़ैल आंटी। उसकी बात पर देव के चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी के भाव थे। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह इस लड़की को कैसे समझाए कि वह जिस जगह पर अच्छी चीजों के लिए आई है वहां पर उसके शरीर की नीलामी होने वाली थी। उसके बाद उसके साथ क्या हो सकता था वह भी नहीं जानती थी, और देव इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने जैस्मिन से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम मेरी गुलाम हो, इसीलिए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, खासकर वह तुम्हारी चुड़ैल आंटी। उसकी बात पर जैस्मिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। उसके बाद देव ने अपने आप को संभाला, फिर सामने की तरफ देखते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम भी नीलामी देख सकती हो, पर एक शर्त है। तुम्हें जो भी पसंद आए तुम्हें उसे मुझे बताना होगा कि वह चीज तुम्हें क्यों पसंद है। उसकी बात पर जैस्मिन ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वह सामने की तरफ बहुत ही खुशी से देखने लगी। उसकी इस हरकत पर देव को हंसी आ गई। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह ने अपनी आंखों को बंद करके तपस्या करने लगा। भोजन और नीलामी की तैयारी। वहीं जैस्मिन अपनी नजरों को हॉल के अंदर चारों तरफ घुमा रही थी। तभी उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव ने अपनी आंखें खोले बिना ही बोला, अंदर आ जाओ। उसके कहने के बाद दो नौकरानियां भी अंदर आईं। उन्होंने देव के सामने के टेबल पर कुछ लजीज पकवान और कुछ फल रख दिया। ऐसा करते ही देव ने उनसे कहा, अब आप लोग जा सकती हो, अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। उसकी बात पर नौकरानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे लोग अभी जाना नहीं चाहती थीं। वह देव की नजरों में आना चाहती थीं, पर वह यह भी जानती थीं कि इस वक्त देव के सामने जैस्मिन जैसी खूबसूरत लड़की थी। उसके होते हुए देव की नजर उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। उन्होंने देव से कुछ कहने की भी कोशिश की, मगर उससे कुछ भी नहीं हुआ। देव ने उनसे दोबारा बोला, अब तुम लोग यहां से जा सकती हो। उसकी बात पर दोनों नौकरानियां जल्दी से भाग गईं। उनके जाने के बाद देव ने जैस्मिन से कहा, तुम्हें इसमें से जो खाना है खा लो। जब जैस्मिन ने देव की बात सुनी तो उसने उस पकवान की तरफ देखा। उन्हें देखते ही जैस्मिन के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया था। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी जैस्मिन ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोली, पर मालिक, आप क्या खाएंगे? उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। उसने जैस्मिन से बोला, यह खाना तुम्हारे लिए ही लाया गया है, इसीलिए तुम इसे खा सकती हो। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने एक बार देव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह समझ गई कि देव उससे मजाक नहीं कर रहा है, इसीलिए वह आगे बढ़ी और खाने के टेबल पर ही बैठ गई। उसके बाद वह बच्चों की तरह खाने लगी। जब देव ने यह देखा तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने दोबारा अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं इस वक्त जैस्मिन आराम से खाने में लगी हुई थी और सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर एक स्क्रीन पर पूरा नीलामी हॉल दिख रहा था। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ पूरे नीलामी के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहीं उस वक्त वहां पर कुछ बड़े परिवार के लोग भी थे। उसने जैस्मिन से बोला, इस खाने को तुम्हारे लिए ही लाया गया है, इसीलिए तुम इसे खा सकती हो। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने एक बार देव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह समझ गई कि देव उससे मजाक नहीं कर रहा है,
इसीलिए वह आगे बढ़ी और खाने के टेबल पर ही बैठ गई। उसके बाद वह बच्चों की तरह खाने लगी। जब देव ने यह देखा तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने दोबारा अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं इस वक्त जैस्मिन आराम से खाने में लगी हुई थी और सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर एक स्क्रीन पर पूरा नीलामी हॉल दिख रहा था। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ पूरे नीलामी के अंदर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहीं इस वक्त वहां पर कुछ बड़े परिवार के लोग भी थे। जैसे जैसे नीलामी करीब आ रही थी, नीलामी हॉल की भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। जैस्मिन नीलामी हॉल की तरफ ही देख रही थी। तभी उनका दरवाजा दोबारा खुला, मगर इस बार खुद मोहिनी आई। उसने जब देव को ऐसे देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हुई। वहीं जैसे ही जैस्मिन ने मोहिनी को देखा, वह जल्दी से टेबल से उठ गई और जाकर देव के पास खड़ी हो गई। वहीं जब देव ने जैस्मिन की हरकत को देखा तो उसने पहले सामने की तरफ देखा, जहां पर मोहिनी खड़ी थी। देव ने कहा, आप अब भी यहां पर क्यों? उसकी बात पर मोहिनी बोली, मुझे लगा कि नीलामी से पहले एक बार आपसे मुलाकात कर लेना चाहिए। उसकी बात पर देव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा मोहिनी की आवाज आई। उसने कहा, आपने अपने गुलाम को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखा है। आपको इन्हें इतना ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए। उसकी बात पर जैस्मिन का चेहरा उतर गया। तभी वहां पर देव की कड़क आवाज गूंजी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको यह सोचना चाहिए कि मैं अपने गुलाम को कैसे रखता हूं। उसके बाद देव जैस्मिन की तरफ देखते हुए बोला, तुम जो चाहो वो कर सकती हो और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह खुद इस साम्राज्य का राजा ही क्यों ना हो। उसकी बात पर जैस्मिन हैरानी से देव की तरफ देखने लगी। तभी वह बोली, क्या सच में मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं? उसकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। वहीं जब मोहिनी ने देव की हरकत को देखा तो वह समझ गई कि यह बात उसी के लिए थी, जो उसे चेतावनी दे रही थी कि वह अब जैस्मिन को नहीं डरा सकती। उसके बाद उसने देव की तरफ देखा। उसके बाद वह बोली, मुख्य अतिथि, ठीक है, अभी मैं जा रही हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। उसकी बात पर देव ने हां में अपना सिर हिला दिया, फिर बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बात पर मोहिनी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर बोली, कोई बात नहीं मुख्य अतिथि, ये हमारी ड्यूटी है, हमें यह करना पड़ता है। उसकी बात पर देव ने आगे कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। जैसे ही देव ने बाहर देखा, उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर देव को लग रहा था कि उसने उन्हें कहीं पर देखा है। वह जल्दी से रूम से बाहर जाते हुए जैस्मिन से बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कमरे से बाहर न जाए और न ही किसी से भी डरे। अगर कोई भी उसे डराने की कोशिश करे तो वह उसका अच्छे से जवाब दे। जैस्मिन उसकी बात पर हां में सिर हिला दिया, मगर उसके अंदर देव से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और हां में सिर हिला दिया। वहीं इस वक्त देव जल्दी से बाहर गया, पर वह आदमी वहां पर नहीं था। जैसे ही देव मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि वह इंसान वहां से गायब है। देव को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह जल्दी से गार्ड के पास गया। उसने जल्दी से उससे पूछा कि क्या उसने किसी साधु बाबा को बाहर जाते हुए देखा था क्या? उसकी बात पर उस आदमी ने नहीं में सिर हिला दिया। उसके बाद वे लोग देव से बोले, बच्चे, इस जगह किसी को ढूंढना ऐसा है जैसे कि पत्थर की ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। एक काम करो, तुम जाकर काउंटर पर पूछो, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। उसकी बात सुनकर देव जल्दी से वहां पर चला गया। तभी उसने उससे पूछा, क्या आपने किसी गंजे और किसी बौद्ध भिक्षु को देखा था क्या? उसकी बात पर वह लड़की बहुत हैरान हुई। उसने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा। यह मेरे और मेरी जानकारी का कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सका। उसकी बात पर देव ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वे उसके सामने थे, पर फिर भी वह उनसे नहीं मिल पाया। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, क्या है बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरे नाम को देव राठौड़ किसने रखा था। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने हां में जवाब दिया। तभी देव ने उनसे कहा, मास्टर, मैंने अभी अभी उन्हें देखा था, पर पता नहीं अचानक वह कहां पर चले गए। उनकी बात सुनकर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे।
या वह तुमसे अभी मिलना नहीं चाहते होंगे। उनकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर उसने अपनी आंखों को दोबारा खोला। फिर वह बोला, पर मास्टर, वह मुझसे क्यों छुपेंगे? मैं तो सिर्फ उनसे एक बार ही मिला हूं, न जाने कितने मेरे जैसे उनसे मिले होंगे। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें इसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसके कानों में मोहिनी की आवाज पड़ी, मुख्य अतिथि, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। मुझे पता चला कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। उसकी बात पर देव ने कुछ पल सोचा। उसके बाद वह बोला, हां, मैं किसी को ढूंढ रहा था। क्या आप मेरी मदद कर देंगी? इससे आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी उसने कहा, हां मुख्य अतिथि, मैं जरूर आपके लिए उस इंसान को ढूंढ सकती हूं। अगर वह इंसान इस शहर में है तो वह मोहिनी की नजरों से नहीं बच सकता। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप सच में यह काम कर सकती हैं? उसकी बात पर मोहिनी ने हां में सिर हिला दिया। तभी मोहिनी ने अपने एक नौकर से बोली कि जाकर अभय से बोल दिया जाए कि मैंने उसे याद किया है। उसकी बात सुनकर वह नौकरानी वहां से चली गई। उसकी बात पर देव उससे बोला, आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे कमरे के अंदर आ सकती हैं। उसकी बात पर मोहिनी ने भी हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक नौकरानी मोहिनी के पास आई और बोली, मालकिन, आप इस बच्चे को कुछ खास तवज्जो दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा उतना खास है जितना कि आप इसे समझ रही हैं। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, अगर तुम यह बात समझ पाती तो तुम आज मेरी जगह होती, न कि मेरी दासी होती। फिर मोहिनी बोली, शायद तुम नहीं जानती, मगर मैंने इस लड़के की आंखों में वह बात देखा है जिसे कोई आम इंसान के अंदर नहीं होता। मान भी लो कि यह लड़का किसी बड़े परिवार से भी नहीं है, तो भी यह आगे चलकर इतना ताकतवर बनेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अगर हमारी इस बच्चे के साथ दोस्ती हो जाती है तो तुम सोच भी नहीं सकती यह हमारे लिए आगे चलकर कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। उसकी बात पर वह नौकरानी बहुत हैरान हुई। उसने मोहिनी से पूछा, मालकिन, आप यह कैसे बोल सकती हैं कि यह लड़का आगे चलकर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा? उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद मोहिनी बोली, कुछ बातों को राज ही रहने दो, कुछ बातें वक्त आने पर ही बाहर आई तो अच्छा है। यह कहकर मोहिनी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद भी वह नौकरानी वैसे ही खड़ी थी। उसे अभी भी मोहिनी की बात समझ में नहीं आई थी, इसीलिए उसने अपने सिर को झटका। उसके बाद वह भी वहां से चली गई। जैसे ही देव अपने कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि इस वक्त जैस्मिन अपनी जगह पर ही खड़ी थी, जिसके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। जब देव ने उसे ऐसे देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर उसने जैस्मिन से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, आप परेशान थे, इसीलिए मैंने देखा कि आप उस हॉल में चारों तरफ परेशान होकर घूम रहे थे और मैं आपकी गुलाम होकर भी आपके लिए कुछ भी नहीं किया। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे अभी परेशान दिख रहा है। उसकी बात पर जैस्मिन ने नहीं में सिर हिला दिया। तो देव बोला, बस अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मैं परेशान होऊंगा तो तुम भी हो जाना। उसकी बात पर जैस्मिन ने सोचते हुए बोली, हां मालिक, आप सही बोल रहे हैं। उसकी बात और उसका भोलापन देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देव जैस्मिन से इतना करीब हो पा रहा था क्योंकि इस वक्त तक जैस्मिन का कोई भी सहारा नहीं था। देव के पास कम से कम गोल्डन ड्रैगन तो थे, पर जैस्मिन के पास कोई भी नहीं था। तभी देव की नजर फलों के टोकरी पर गई। उसके बाद उसने कहा, तुमने अभी तक इन फलों को नहीं खाया। मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी सेविका बन सकती हो। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, मैं सच में अच्छी सेविका हूं, पर आपको परेशान देखकर मैं खाना भूल गई थी। अभी ये काम कर देती हूं। उसके बाद वह दोबारा उस टेबल पर बैठ गई और बाकी के फलों को भी खाने लगी। कुछ ही पल में किसी ने देव के दरवाजे को खटखटाया। देव ने कहा, जो भी है अंदर आ सकता है। उसकी बात पर दरवाजा खुला और वहां से मोहिनी और एक और आदमी अंदर आए।
मोहिनी ने उनसे देव को परिचित कराते हुए बोली कि मुख्य अतिथि ये हमारे यहाँ का ही नहीं, इस शहर के सबसे बड़े चित्रकार हैं। उसकी बात पर देव ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, क्या मैं तुम्हें जैसा चित्र बनाने के लिए बोलूं तुम बना सकते हो? उसकी बात पर वह आदमी बोला, जी यंग मास्टर, आप सिर्फ मुझे बताइए कि आपको किसका चित्र चाहिए। उसकी बात पर देव ने उसे उनकी सभी जानकारी बताना शुरू कर दिया। देव जैसे जैसे बता रहा था वह आदमी वैसे ही चित्र बना रहा था। जैसे जैसे चित्र पूरा होने लगा देव के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कुछ ही पल में उस आदमी ने देव के कहे अनुसार चित्र को बना दिया। उसके बाद वह देव से बोला, यंग मास्टर, आप इसे देख सकते हैं। उसकी बात पर देव ने एक बार अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह उस चित्र के सामने चला गया। जैसे ही देव ने उस चित्र को देखा उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह चेहरा देव कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि यह वह चेहरा था जिसने देव को उसके वजूद से मिलाया था। यह वह इंसान था जिसने देव से पहली बार प्यार से बात की, उसको बाकियों की तरह अपने पास से भगाया नहीं। देव ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोला, यह वही है। उसके बाद देव मोहिनी से बोला, अगर आपने इस चेहरे वाले सही आदमी को ढूंढ दिया तो मैं आपको क्या इनाम दूंगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। उसकी बात पर मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, मुख्य अतिथि, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगी और जल्द से जल्द इस इंसान के बारे में पता भी कर लूंगी। उसकी बात पर देव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तभी मोहिनी ने कहा, मुख्य अतिथि, आप अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब नीलामी शुरू होने वाली है। उसकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं इस वक्त मोहिनी ने दोबारा जैस्मिन की तरफ देखा, जो बच्चों की तरह जल्दी जल्दी उस फल को खा रही थी, जैसे कि कोई उससे उसका फल छीन लेगा। इस बार जैस्मिन के ऊपर मोहिनी के वहां पर होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मोहिनी ने जैस्मिन के व्यवहार को देखा तो वह हैरान तो हुई, मगर वह जैस्मिन को कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वह वहां से चली गई। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ कुछ ही पल में हॉल की पूरी लाइट चली गई। तभी वहां पर स्टेज पर एक सफेद लाइट पड़ी। उसी वक्त वहां पर मोहिनी आई, मगर इस वक्त उसने अपने आप को ऐसे सजाकर रखा था कि कोई भी इंसान इस वक्त उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही देव ने उसे देखा वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अभी इस वक्त मोहिनी ने जिस कपड़े को पहना हुआ था वह उसके कंधे तक भी नहीं आ रहा था, जिससे उसके सफेद दूध से गोरे कंधे दिख रहे थे। यही नहीं, उसकी पीठ पूरी तरह से खुली हुई थी, जिससे उसके कमर तक का हिस्सा दिख रहा था। उसके कमर के नीचे एक लंबा सा कट था, जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से बाहर दिख रहा था। यही नहीं, इस वक्त उसे आगे का आधा सीना भी दिख रहा था, जिससे वहां के मर्द उसे देखते ही उसके सीने पर फिदा हो गए थे। जब मोहिनी ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस वक्त वह सफेद ड्रेस और उस पर पड़ती लाइट की वजह से मोहिनी किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। सभी के चेहरे के भाव को देखकर मोहिनी के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई, जिसके बाद वह सामने की तरफ झुककर सभी का अभिवादन की। यही नहीं, इस वक्त उसे आगे का आधा सीना भी दिख रहा था, जिससे वहां के मर्द उसे देखते ही उसके सीने पर फिदा हो गए थे। जब मोहिनी ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस वक्त वह सफेद ड्रेस और उस पर पड़ती लाइट की वजह से मोहिनी किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। सभी के चेहरे के भाव को देखकर मोहिनी के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई, जिसके बाद वह सामने की तरफ झुककर सभी का अभिवादन की, जिससे उसके झुकने की वजह से उसका आधे से ज्यादा सीना दिखने लगा। इससे वहां पर बैठा हर आदमी पागल हो गया। वहीं यह सब देखकर इस वक्त देव को मोहिनी के ऊपर घृणा आ रही थी। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, किसी के काम को देखकर उसे कभी भी जज नहीं करना। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, इसमें जज करने वाली कौन सी बात है? जो औरत खुद अपने बदन को ऐसे गैर पुरुषों के सामने प्रदर्शित कर रही हो, उसे क्या बोला जा सकता है? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन की हंसी वाली आवाज आई। उसके बाद वह बोले, बच्चे, इस पूरे हॉल में देखो, इस वक्त कितने सारे इंसान हैं। तुम्हें क्या लगता है सभी यहां पर नीलामी का सामान खरीदने के लिए आए हैं? उनकी बात पर देव ने सभी की तरफ देखा। सबकी नजरें इस वक्त मोहिनी के ऊपर ही टिकी हुई थीं,
जैसे कि उनका बस चले तो वह अब भी मोहिनी को नोच कर खा जाए, मगर कुछ था जिससे उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वहीं जब देव ने गोल्डन ड्रैगन की बात सुनी तो वह हैरानी से उनकी बात सुनने लगा। तभी गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, यही इन नीलामी घरों का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। सिर्फ यही नहीं, हर नीलामी घर में यही होता है। जब देव ने उनकी बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, मास्टर, पर ये लोग बिना किसी लड़की को दिखाए भी बेच सकते हैं अपने सामानों को। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, कुछ वक्त बाद तुम्हें यह बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता था। उनकी बात पर देव ने अपने सिर को हिलाया। उसके बाद सामने की तरफ देखने लगा। जैसे ही देव सामने देख रहा था तभी मोहिनी ने 2 बार ताली बजाई, जिससे सभी लोग होश में आए। उसके बाद वहां पर 2 नौकर एक बॉक्स लेकर आए। उसके बाद उन्होंने उस डिब्बे को वहां रखे टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। उनके पीछे जाने के बाद मोहिनी ने अपनी मोह लेने वाली आवाज में बोली, मेरे प्यारे अतिथियों, इस वक्त जो हमारे सामने है वह पहली नीलामी की वस्तु है। वह एक रैंक 2 की हीलिंग लिक्विड है जो किसी की भी छोटी चोटों को आसानी से भर सकता है। उसकी बात पर सभी हैरानी से देखने लगे। तभी उसने अपने सामने वाले सैनिक को आगे बुलाया। उसके कहने पर वह सैनिक आगे आया। मोहिनी ने उसे अपने हाथ को आगे बढ़ाया। सैनिक मोहिनी की आंखों में देखने लगा। जैसे ही उसने मोहिनी की आंखों में देखा, एक पल के लिए वह उसी में खो गया। यह देखकर मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस वक्त उसके हाथ में एक पतली ब्लेड थी जिसे उस आदमी ने नहीं देखा। तभी उसे अपने हाथों में कुछ चुभने का एहसास हुआ, जिससे वह अपने होश में आया। जैसे ही उसने नीचे देखा, वह बहुत हैरान हो गया। यही नहीं, वह दर्द से चिल्लाने लगा। जब मोहिनी ने उसे चिल्लाते हुए देखा तो वह बोली, तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ को आगे करो। उस आदमी ने अब डरते हुए अपना हाथ आगे किया। इस वक्त उसकी हथेली में एक लंबा कट लग गया था, जिससे काफी मात्रा में खून बाहर आ रहा था। मोहिनी ने अपने पास से वह द्रव्य बाहर निकाला। उसके बाद उसने उस द्रव्य को उस सैनिक के हाथ में डाल दिया। इससे कुछ ही पल में उस आदमी का घाव पूरी तरह से भर गया। यह सब देखकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो गए। तभी मोहिनी अपनी अदा से चलती हुई उस सैनिक के पास गई। उसके बाद उसने उस सैनिक के हाथ को पकड़ा और ऊपर उठा दिया, जिससे सभी लोगों ने देखा कि सच में इस वक्त उस आदमी की हथेली में कोई भी कट का निशान नहीं था। यह हैरान करने वाली बात थी, पर सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। तभी वहां पर दोबारा मोहिनी की सौम्य आवाज गूंजी, अगर और किसी को इस बात का संदेह है तो वह पूछ सकता है या खुद आकर जांच कर सकता है। उसकी बात पर किसी ने आगे कुछ भी नहीं बोला। वह बस सामने की तरफ देखने लगा। वहीं इस वक्त देव भी यह सब बहुत हैरानी से देख रहा था। तभी उसने गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, क्या दुनिया में ऐसी भी दवाएं हैं जो ऐसे काम करती हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, ये सब दवाएं कोई बच्चा भी बना सकता है, इसीलिए इस बच्चों वाली बात को मत दोहराना। उनकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसके बाद उसने ड्रैगन से कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उधर से कोई भी आवाज नहीं आई। देव समझ गया कि इस वक्त गोल्डन ड्रैगन सो गए हैं। उसने अपने दांत पीसते हुए बोला, मास्टर को अभी ही सोना था क्या? बाद में नहीं सो सकते थे? उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर सामने की तरफ देखने लगा। तभी उसके कानों में दोबारा मोहिनी की आवाज आई। मोहिनी ने कहा, इस दवा का शुरुआती बोली है 2000 सोने के सिक्के और हर बोली में 100 सोने के सिक्के का अंतर होगा। इस बात पर पीछे से आवाज आई, 3000। सभी पीछे मुड़कर देखने लगे कि आखिर किसने एक ही बार में 1000 सोने के सिक्के की बोली दे दी। दूसरी तरफ जब देव ने यह देखा तो वह हैरान हुआ। उसे लगा था कि यह बोली कहीं 100 या 200 के बीच शुरू होगी, मगर यह सब उसके सोच के ऊपर की बात थी। इसीलिए देव भी नीलामी देखने लगा। उस दवा की कीमत बढ़कर 10,000 सोने के सिक्के में पहुंच गई थी। अभी सभी लोग बोली लगा ही रहे थे कि वहां पर एक आवाज गूंजी, 15,000। देव भी इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यह आवाज उसके बगल वाले कमरे से आई थी। देव ने सोचा कि शायद कोई अमीर आदमी होगा जिसने कीमत को बढ़ा दिया होगा। उसे लगा कि इस दवा की कीमत आगे की तरफ बढ़ेगी, मगर उसे इस बात की हैरानी हुई कि उस आवाज के बाद किसी ने दोबारा आगे की बोली नहीं लगाई।
जिसके बाद वह द्रव्य उस इंसान का हो गया। जब मोहिनी ने उस आदमी की हरकत को देखा तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उस आदमी ने नीलामी घर का कोई भी नियम नहीं तोड़ा था। पर वह यह बात भी जानती थी कि उस आदमी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। वहीं इस वक्त देव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तभी उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी, जो अपनी आंखों में चमक लिए बाहर देख रही थी। देव को लगा कि शायद जैस्मिन को वह चीज चाहिए, इसीलिए उसने जैस्मिन से पूछा कि क्या वह उसे चाहिए। जैस्मिन ने नहीं में सिर हिला दिया, फिर बोली, मैं बस इस नीलामी को देख रही हूं, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये लड़की जब से उसके साथ आई थी, वह न चाहकर भी देव को हंसने पर मजबूर कर ही देती थी। वहीं इस वक्त देव नीलामी की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि मोहिनी बिना मन के बोली, इस दिव्य द्रव्य का असली मालिक है कमरा नंबर 22। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगी। उसके बाद उसने उस सामान को नीचे भेज दिया। उसके बाद उसके नौकर ने दोबारा एक लंबी थाली लेकर आए। उसके बाद उसने यह घोषणा की कि इस वक्त जो वस्तु मेरे पास है, मुझे पूरा यकीन है कि वह आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। उसकी बात पर सभी लोग दोबारा उसकी तरफ देखने लगे। तभी मोहिनी ने अपनी अदा में बोली, इस बार की वस्तु क्या है। इसके बाद उसने उस थाली से चादर को हटा दिया, जिससे वहां से एक तलवार निकली, जिससे बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं। तभी मोहिनी बोली, पेश है आप सभी के लिए रैंक 1 की आत्मिक तलवार। उसकी बात पर वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि आत्मिक तलवार का मिलना बहुत ही दुर्लभ था, क्योंकि वहां शायद ही कोई होगा जिसके पास आत्मिक तलवार होगी। उसकी बात पर वहां का माहौल और भी गर्म हो गया। तभी मोहिनी ने अपने गले को खखारते हुए बोली, मेरे प्रिय अतिथियों, मुझे नहीं लगता कि इस तलवार के बारे में आगे कुछ कहने की जरूरत है, इसीलिए मैं कहती हूं कि तो चलिए इसकी नीलामी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखते हुए बोली, इस तलवार की शुरुआती कीमत होगी 15,000 और प्रति बोली का अंतर 1,000 सोने के सिक्के का अंतर होगा। जब सभी ने उस तलवार के दाम को सुना तो उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह जानते थे कि वे इस तलवार को नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए वे लोग चुप हो गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, 20,000। उस आवाज के आते ही दूसरी आवाज आई, 21,000। ऐसे ही बढ़ते हुए बोली पूरे 40,000 तक पहुंच चुकी थी। तभी उसी वक्त एक दूसरे कमरे से आवाज आई, 50,000। उस आवाज के आते ही हॉल के अंदर के सभी लोग चुप हो गए। वे लोग समझ गए कि इस नीलामी में अब अमीर लोग कूद पड़े हैं, इसीलिए अब वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं इस वक्त देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा, मगर उसने इस बोली में भाग नहीं लिया। देव के पास दैवीय स्टार की तलवार थी, इसीलिए उन छोटी मोटी तलवारों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसे ही बोली बढ़ती गई। लास्ट में उसके बगल के कमरे वाले ने दोबारा इस तलवार को 70,000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। यह सब देख देव थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद उसने फिर सामने देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आईं, मगर उनमें से कोई भी देव को पसंद नहीं आई। वहीं इस वक्त जैस्मिन भी अब बोर होने लगी थी, इसीलिए वह टेबल पर ही सो गई। जैसे ही देव ने उसे सोते हुए देखा, वह हंसा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। जैस्मिन इस वक्त बच्चों की तरह सो रही थी। नीलामी शाम तक चली, मगर देव को उनमें कोई भी चीज पसंद नहीं आई। उसके बाद देव ने सामने की तरफ देखा। इस वक्त तक मोहिनी भी थक गई थी। तभी देव ने देखा कि मोहिनी बोली, मेरे प्यारे अतिथि, अब हम हमारी खास 3 चीजों की नीलामी करने जा रहे हैं। उसकी बात पर बाकी के सभी लोगों में जोश आ गया। तभी 2 नौकर एक थाली को लेकर आए, जिसके बाद उन्होंने उस थाली को पहले की तरह ही उस टेबल पर रखकर पीछे चले गए। उनके जाने के बाद मोहिनी ने चारों तरफ देखा। उसके बाद वह बोली, इस बार की नीलामी की वस्तु है, वह एक रैंक 3 का मार्शल स्किल है, जो बर्फ मूल के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद वह बोली, पेश है आपके सामने बर्फ की रैंक 3 का मार्शल स्किल, आइस फिंगर। उसके ऐसे कहते ही देव को वह स्किल थोड़ी पसंद आई। वह जानता था कि उसके ऐसे गायब हो जाने की वजह से नंदिनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना उसके लिए कोई उपहार ले लिया जाए जो नंदिनी को थोड़ा पसंद आए।
जिससे वह थोड़ा कम नाराज हो। देव ने अपना मन बना लिया कि वह इस मार्शल स्किल को खरीद कर रहेगा। उसके बाद उसने अपने सामने की तरफ देखा। उसी वक्त मोहिनी बोली, इस अद्भुत मार्शल स्किल की नीलामी की शुरुआत होती है अब। इस मार्शल स्किल की शुरुआती बोली होती है 1,00,000 सोने के सिक्के और इसके हर बोली का अंतर होगा 10,000 सोने के सिक्के। उसके ऐसे कहते ही हॉल में बैठे लोगों में जितना उत्साह था वह एक पल में ही खत्म हो गया। वहीं अचानक देव के बगल वाली कमरे से एक आवाज गूंजी, 1,50,000 सोने के सिक्के। उसके बोली लगते ही एक और बोली साथ में लगी, 1,60,000 सोने के सिक्के। ऐसे ही उस मार्शल स्किल की कीमत बढ़कर 2,00,000 हो गई और 2,00,000 लगाने वाला वही देव के बगल में बैठा इंसान था। सभी उसकी इस बोली से हैरान थे, क्योंकि अमीर लोगों में भी अब कोई भी इससे ज्यादा बोली नहीं लगाना चाहता था। वहीं इस वक्त उस कमरे में वही लड़का और लड़की थे जिनसे देव की झड़प हुई थी। तभी वह लड़की बोली, भाई आपने पहले ही बहुत सारी मुद्रा का इस्तेमाल कर दिया है। आपको मालूम है कि यह मुद्रा हम नहीं चुका सकते। अगर हमने चुका भी दिया तो हम लोग पापा को क्या जवाब देंगे। उसकी बहन बोली, दीदी आप जानती हैं ना कि यह मार्शल स्किल आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो हमारे परिवार की ताकत और भी बढ़ जाएगी। उसकी बात के बाद उसने सामने के टोकन में अपनी शक्तियों को डाला। उसके बाद वह दोबारा बोला, दोस्तों मैं मेयर के बेटे अभिजीत वालिया हूं और जानता हूं कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुझे नाराज करेगा। इस मार्शल स्किल की कीमत मैंने ही 2,00,000 लगाई है, बाकी के आप समझदार हैं। सभी उसकी बात से शांत हो गए। कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वहीं इस वक्त मोहिनी को अभिजीत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मोहिनी ने कहा, अभिजीत तुम अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हो, मगर तुम भूल रहे हो कि नीलामी घर के फैसले में तुम्हारे पिता खुद मेयर भी दखलंदाजी नहीं दे सकते। उसकी बात पर अभिजीत बोला, मोहिनी मैंने अपनी ताकत का कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया है। मैं बस अपनी पहचान सभी को बता रहा था। अब किसी को अपनी पहचान बताना कब से बुरा हो गया। उसकी बात पर मोहिनी ने अपने दांत को पीस लिया, मगर वह इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती। उसने दोबारा सभी की तरफ देखा। उसके बाद वह बोली, और कोई है जो इस मार्शल स्किल को बोली लगाना चाहता है? मैं नंदिनी देव राठौर तक गिनूंगी, 1, 2। उसकी बात पर अभिजीत बोला, मोहिनी इससे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अब कोई भी बोली नहीं लगाने वाला। उसकी बात पर अभिजीत बोला, मोहिनी मैंने अपनी ताकत का कोई भी गलत फायदा नहीं